वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यम टू अवधि पर। साथियों, आज हम आप सभी के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए हुए हैं। इसका नाम है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, अर्थात प्रायोगिक औषधि विज्ञान। तो साथियों, जल्दी से क्लास को शेयर कर दें जिससे सभी साथियों तक आज की क्लास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। क्लास को शुरू करते हैं। इसमें पहली हेडिंग है प्रायोगिक औषध विज्ञान। इसमें पहला पॉइंट है, हैनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक थे। उन्होंने होम्योपैथी के विज्ञान और कला के मौलिक सिद्धांतों की स्थापना की। हैनीमैन प्रायोगिक फार्माकोलॉजी के पिता कहे जाते हैं क्योंकि वह विशेष तरीके से दवाएं तैयार करने वाले पहले चिकित्सक थे। यह निर्धारित करने के लिए कि बीमारियों को ठीक करने के लिए दवाएं किस प्रकार काम करती हैं, उन्हें स्वस्थ मनुष्यों पर सिद्ध किया गया। फार्माकोलॉजी शब्द को अक्सर फार्मेसी शब्द के साथ भ्रमित किया जाता है, लेकिन यह पर्यायवाची नहीं है। फार्मेसी दवा के प्रभावी उपयोग से संबंधित पेशा है, जबकि फार्माकोलॉजी रसायन विज्ञान से अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है, एक अध्ययन, एक अभ्यास नहीं। फार्माकोलॉजी दवाओं और उनके प्रभावों का अध्ययन है। प्रायोगिक औषध विज्ञान नियंत्रित स्थितियों में प्रयोगात्मक उपयोग के माध्यम से अध्ययन है। मानव और पशु औषध परीक्षण प्रायोगिक औषध विज्ञान की श्रेणी में आता है। प्रयोगात्मक फार्माकोलॉजी से जुड़े अनुसंधान आमतौर पर फार्मासिस्टों या उपभोक्ताओं के पास परीक्षण की जा रही दवाओं तक पहुंच होने से बहुत पहले आयोजित किए जाते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा का आधार प्रायोगिक फार्माकोलॉजी है। इसके लिए आवश्यक है कि सिद्ध करने में कच्चे माल का उपयोग किया जाए। इसमें दूसरा पॉइंट है, यह फार्माकोलॉजी की वह शाखा है जो जीवित प्रणाली पर दवाओं के प्रभाव से संबंधित है। तीसरा पॉइंट है, इसका अध्ययन स्वस्थ मनुष्यों के साथ साथ जानवरों पर भी किया जा सकता है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है प्रायोगिक औषध विज्ञान के उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है, पशु मॉडल में शक्तिशाली होम्योपैथिक दवाओं की कार्यवाही के तंत्र का अध्ययन करना। दूसरा पॉइंट है, होम्योपैथिक दवाओं की क्रिया स्थल का अध्ययन करना। तीसरा पॉइंट है, कच्ची दवाओं की विषाक्तता का अध्ययन करना। चौथा पॉइंट है, मानव उपयोग के लिए उपयुक्त चिकित्सीय एजेंट का पता लगाना। पांचवा पॉइंट है, चिकित्सा विज्ञान में नई और बेहतर दवा जोड़ना। छठवां पॉइंट है, प्रयोग के लिए नई सरल और बेहतर तकनीकों की खोज करना। सातवां पॉइंट है, बायोएसे और दवा के मानकीकरण के लिए। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है पशु मॉडल पर प्रायोगिक अध्ययन। होम्योपैथी के क्षेत्र में पशु मॉडल का उपयोग तनुकरण, शक्तिकरण के सिद्धांत का परीक्षण करने और होम्योपैथिक दवाओं की कार्यवाही के संभावित तंत्र का गहन और दोहराए जाने वाले तरीके से अध्ययन करने के साथ साथ उपयोग की जाने वाली दवाओं की खोज के लिए भी किया जाता है। पशु चिकित्सा संदर्भ। इस प्रकार के प्रायोगिक कार्य का उद्देश्य सिमिलिया सिमिलबस क्युरांटर सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं की जांच और उच्च तनुकरण के उपयोग के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण प्रदान करता है। साथियों, अगली हेडिंग है विभिन्न प्रयोगशाला पशु और प्रायोगिक फार्माकोलॉजी में उनके अनुप्रयोग। इसमें पहली हेडिंग है सामान्य प्रयोगशाला पशु। ये वे जानवर हैं जिनका उपयुक्त परिस्थितियों में प्रयोगशाला में उपयोग और पालन पोषण किया जा सकता है। सामान्य प्रयोगशाला जानवर चूहे, गिनी पिग, खरगोश, मेढक और हैमस्टर हैं। प्रायोगिक प्रयोजन के लिए
उपयोग किए जाने वाले अन्य जानवर बिल्ली, कुत्ता, बंदर, कबूतर आदि हैं। पशुओं का चयन निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित है, जैसे आकार। छोटे जानवरों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उन्हें संभालना आसान होता है और कम मात्रा में दवा की आवश्यकता होती है। दूसरा है उपलब्धता। ऐसे जानवरों का चयन किया जाना चाहिए जो आमतौर पर उपलब्ध हैं, जैसे मेढक, चूहे, खरगोश और कुत्ते। अगला है संवेदनशीलता। वे जानवर जो परीक्षण के तहत दवाओं के प्रति संवेदनशील हैं, जैसे ग्वाइनिया पिग, हिस्टामीन के प्रभाव के प्रति संवेदनशील हैं। अगला है प्रजातियां। खरगोशों में 5-HT का इंट्रासेरेब्रोवेंट्रिकुलर इंजेक्शन तापमान को कम करता है, लेकिन बिल्लियों में यह बुखार उत्पन्न करता है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है निश्चेतना, बेहोशी। इसे एनेस्थीसिया भी कहते हैं। इसमें पहला है वाष्पशील सामान्य एनेस्थेटिक्स। यह ईथर, हैलोथिन, एथिल क्लोराइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन जैसे तरल और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एथिलीन एवं साइक्लोप्रोपेन जैसे गैसें हो सकती हैं। इनका उपयोग आमतौर पर प्रायोगिक जानवरों में किया जाता है क्योंकि उन्हें निरंतर निगरानी और महंगे उपकरण स्थापित करने की आवश्यकता होती है। चूहे और बिल्लियों के प्रयोग में एथिल क्लोराइड का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है। दूसरा है गैर वाष्पशील एनेस्थेटिक्स। इन एजेंटों का उपयोग आमतौर पर विभिन्न जानवरों में एनेस्थीसिया, बेहोशी पैदा करने के लिए किया जाता है, जैसे क्लोरलोज, यूरेथेन, बार्बिटूरेट्स, MgSO4, पैराएल्डिहाइड आदि। इसमें क्लोरलोज है, यह क्लोरल और ग्लूकोज का यौगिक है जो निर्जल ग्लूकोज और क्लोरल के बराबर भागों को गर्म करके तैयार किया जाता है। इसमें यूरेथेन है, एथिल कार्बामेट। यह जल में घुलनशील है और उदासीन विलयन देता है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है इच्छा मृत्यु, दर्द रहित हत्या। प्रयोग के अंत में जब जानवरों को मार दिया जाए तो यह मानवीय पद्धति से किया जाना चाहिए। प्रक्रिया को डर या चिंता से मुक्त माहौल में जल्दी और दर्द रहित तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। विधि का चुनाव अध्ययन की प्रकृति, जानवरों की प्रजाति और बलि दिए जाने वाले जानवरों की संख्या पर निर्भर करेगा। विधि को सभी मामलों में निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। इसमें पहला है न्यूनतम समय अंतराल, चरण के साथ चिंता, दर्द या संकट पैदा किए बिना मृत्यु। दूसरा है न्यूनतम शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी। तीसरा है अध्ययन के उद्देश्य के साथ अनुकूलता और संचालक पर न्यूनतम भावनात्मक प्रभाव। चौथा है स्थान जानवरों के कमरे से अलग होना चाहिए। विधि विश्वसनीय, कर्मियों के लिए सुरक्षित, सरल और किफ़ायती होनी चाहिए। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है इच्छा मृत्यु के तरीके। इसमें पहला है रासायनिक विधि। यह रासायनिक जहर के प्रशासन द्वारा उत्पन्न दर्द रहित मौत है। इसमें कुछ रसायनों को इंजेक्ट किया जाता है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट IV, क्लोरोफार्म, हवा की एक बड़ी मात्रा में सोडियम साइट्रेट, पैराएल्डिहाइड और MgCl2, एड्रेनलिन आदि। दूसरा है यांत्रिक विधि। चूहों, पिग और खरगोशों को मारने की सबसे सामान्य विधि है कि टेबल या सिंक के किनारे पर उसके सिर के पृष्ठीय भाग
डॉर्सल पार्ट को मारकर की जाती है। इससे सभी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। धीरे धीरे हाथ पैर और शरीर शिथिल हो जाते हैं। बेहोशी करने के बाद जानवरों को अचानक झटका लगता है और वे अस्थायी रूप से अर्धचेतन हो जाते हैं। किसी को केवल एक जोरदार झटके से बेहोश करने का अभ्यास करना चाहिए। एक से अधिक स्ट्रोक इच्छामृत्यु के सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं। साथियों, अगली हेडिंग है शारीरिक नमक विलयन, फिजियोलॉजिकल साल्ट सॉल्यूशन। पीएसएस को प्रायोगिक परिस्थितियों में पृथक ऊतकों को जीवित रखने के लिए कृत्रिम रूप से तैयार किए गए विलयन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन विलयनों को सामग्री ली गई ऊतकों और जानवरों के अनुसार होती है। रिंगर ने सबसे पहले यह विचार प्रस्तुत किया कि उचित पोषण, ऑक्सीजन और तापमान प्रदान करके ऊतक को जीवित रखा जा सकता है। इसमें अगली हेडिंग है विभिन्न शारीरिक नमक घोल और उनके उपयोग। इसमें पहला है रिंगर लॉक का घोल। इसका उपयोग पृथक खरगोश हृदय छिड़काव में किया जाता है। दूसरा है मेढक का रिंगर घोल। मेढक की रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स और जोंक डॉर्सलिस मसल्स तैयार करने में उपयोग किया जाता है। तीसरा है टायरोड का घोल। इसका उपयोग खरगोश की आंत और गिनी पिग इलियम के प्रयोग में किया जाता है। चौथा है डीजालोन का घोल और पांचवा है क्रेब का हेंसलीट घोल। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है प्रायोगिक फार्माकोलॉजी में उपयोग किए जाने वाले उपकरण। जैसे पहला है डेल का अंग स्नान, दूसरा है शेरिंगटन का शोध काइमोग्राफ, तीसरा है लीवर्स, चौथा है आंकोमीटर, पांचवा है जैक्सन का एंटेरोग्राफ, छठवां है मैरी का ढोल, सातवां है पिस्टन रिकॉर्डर, आठवां है पारामैनोमीटर, नौवां है धमनी प्रवेशनी, दसवां है शिरापरक प्रवेशनी, 11वां है श्वास नली प्रवेशनी, 12वां है मर्फी की ड्रिप, 13वां है बुलडॉग क्लैंप, 14वां है वानफ्रे का हेयर एस्थेसियोमीटर सिरिंज, जिसमें साधारण कांच की सिरिंज और ट्यूबरकुलिन सिरिंज होती है, और 16वां है चूहा धारक। साथियों, अगली हेडिंग है प्रभावी खुराक, इफेक्टिव डोज। इसे ED50 भी कहा जाता है। फार्माकोलॉजी में एक प्रभावी खुराक दवा की वह मात्रा है जो इसे लेने वाले 50% विषयों में चिकित्सीय प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। फार्माकोलॉजी में प्रभावी खुराक वह औसत खुराक है जो किसी दवा का वांछित प्रभाव पैदा करती है। प्रभावी खुराक अक्सर दवा के लिए विशिष्ट खुराक प्रतिक्रिया संबंध के विश्लेषण के आधार पर निर्धारित की जाती है। वह खुराक जो परीक्षण की आधी आबादी में वांछित प्रभाव पैदा करती है उसे प्रभावी खुराक 50% के लिए ED50 कहा जाता है। इसमें अगली हेडिंग है घातक खुराक, लीथल डोज या LD50। इसमें पहला पॉइंट है इसे 1927 में ब्रिटिश फार्माकोलॉजिस्ट JW ट्रेवेन द्वारा डिजाइन किया गया था। दूसरा पॉइंट है औसत घातक खुराक या LD50 पशु प्रयोगों में उपयोग किया जाने वाला परीक्षण है। तीसरा पॉइंट है मूल रूप से LD50 डोसिस लेटलिस का संक्षिप्त रूप है। अगला पॉइंट है LD50 परीक्षण किए गए किसी भी पदार्थ की खुराक है जो परीक्षण किए गए जानवरों की आधी संख्या को मारने के लिए आवश्यक है।
अगला पॉइंट है, जानवर आमतौर पर चूहे या मूसक होते हैं, हालांकि कभी कभी खरगोश, गिनी पिग, हैमस्टर का भी उपयोग किया जाता है। परीक्षण से पता चलता है कि घातक होने से पहले किसी पदार्थ का कितना सेवन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक चूहे को मारने से पहले प्रति किलो वजन के अनुसार 50 mg निकोटीन खिलाया जाता है। अगला पॉइंट है, LD50 परीक्षण के विभिन्न रूपों में पदार्थ को मुंह से खिलाना, त्वचा पर लगाना और नसों मांसपेशियों के ऊतकों या शरीर की गुहा में इंजेक्ट करना शामिल है। इसमें लास्ट पॉइंट है, पशु अधिकार कार्यकर्ता LD50 पशु परीक्षण का विरोध करते हैं क्योंकि जहर से मृत्यु धीमी और दर्दनाक होती है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है, औषधियों की जैव उपलब्धता, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी में जैव उपलब्धता उस सीमा का माप है जिस तक कोई दवा प्रणालीगत परिसंचरण तक पहुंचती है। जैव उपलब्धता उस सीमा और दर को संदर्भित करती है जिस पर सक्रिय मात्रा प्रणालीगत परिसंचरण में प्रवेश करती है, जिससे कार्रवाई की साइट तक पहुंच होती है। फार्माकोलॉजी में जैव उपलब्धता का उपयोग अपरिवर्तित दवा की प्रशासित खुराक के अंश का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो प्रणालीगत परिसंचरण तक पहुंचता है, जो दवाओं के प्रमुख फार्माकोकाइनेटिक गुणों में से एक है। परिभाषा के अनुसार, जब किसी दवा को अंतःशिरा में प्रशासित किया जाता है तो इसकी जैव उपलब्धता 100% होती है। हालांकि जब किसी दवा को अन्य मार्गों जैसे मौखिक रूप से प्रशासित किया जाता है तो इसकी जैव उपलब्धता कम हो जाती है। थर्मोग्रेविमेट्रिक विश्लेषक का उपयोग करके दूध की चीनी के तापीय क्षरण पर विचूर्णन के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। 600 डिग्री सेल्सियस तक देखी गई बढ़ी हुई क्षमता के साथ गिरावट की दर के बीच सहसंबंध से पता चलता है कि वाहन दवा की जैव उपलब्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी तुलना मशीन और हाथ से पिसी हुई दूध की चीनी से की जा सकती है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है, अरंट-शुल्ज़ कानून। हार्मेसिस की घटना के आधार पर उच्च होम्योपैथिक शक्तियों के गुणों को समझाने का प्रयास पहले भी कुछ लोगों द्वारा किया गया था। यह घटना साउथहैम और एरलिच एवं स्टीबिंग द्वारा प्रस्तावित की गई थी। उन्होंने प्रस्तावित किया कि एक पदार्थ जो उच्च सांद्रता में विष के रूप में कार्य करता है, कम सांद्रता में उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। इस घटना को हार्मेसिस कहा जाता है। इस घटना को समझाने के लिए एक सिद्धांत है जिसे अरंट-शुल्ज़ नियम या शुल्ज़ नियम कहा जाता है। अरंट-शुल्ज़ कानून एक प्रारंभिक औषधीय कानून है। प्रत्येक पदार्थ के लिए छोटी खुराक उत्तेजित करती है, मध्यम खुराक रोकती है और बड़ी खुराक मारती है। अरंट-शुल्ज़ कानून तनुकरण के होम्योपैथिक सिद्धांत को बताता है। होम्योपैथी उस क्षेत्र में काम करती है जहां उत्तेजना होती है, जबकि एलोपैथी खुराक के निरोधात्मक क्षेत्र में काम करती है। हार्मेसिस एक ऐसी घटना है जो अरंट-शुल्ज़ कानून को प्रदर्शित करती है कि विषाक्त पदार्थों का निम्न स्तर पर एक उत्तेजक प्रभाव होता है और उच्च खुराक पर निरोधात्मक प्रभाव होता है। साथियों, यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आगे की क्लास में हम न्यू चैप्टर को कवर करेंगे। आप सभी को क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।